नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अखिलेश यादव। दूसरी खबर में बात उपद्रवियों की, तीसरी खबर में बात आतंकी की, चौथी खबर में बात यूसीसी की। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी है जिसमें 2024 को लेकर मैसेज दिया गया है। होर्डिंग में लिखा है, इस बार पीडीए सरकार। इस होर्डिंग के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को साथ लेकर बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए को हराने का फॉर्मूला दे रही है। हालांकि अखिलेश यादव बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि वो पीडीए फॉर्मूला को तहत चुनाव लड़ेंगे। वहीं विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बीच अब ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई। होर्डिंग में दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ओबीसी राम मनोहर लोहिया और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और जनेश्वर मिश्रा की तस्वीर लगी। संकेतों में ही समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनावी समर में उतरने का प्लान बना लिया है। उधर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीडीए समाजवादी पार्टी की कंप्यूटर की सोच है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी की भारी जीत होने वाली है। जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया। साथ ही कहा कि विपक्षी गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक बार फिर 2024 में एनडीए की ही सरकार बनेगी। दूसरी खबर में बात उपद्रवियों की। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सावन के दूसरे दिन मंदिर में मांस का टुकड़ा डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि शिव मंदिर में किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने मांस के टुकड़े डाल दी। सुबह जब महिलाएं पूजा करने गई तो उन्होंने मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े देखे। महिलाओं ने इसकी खबर ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने भारी संख्या में आकर मंदिर परिसर के पास हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर से मांस के टुकड़ों को साफ कराया। सांप्रदायिक दंगा ना हो, इसके लिए गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सकनपुर का है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पहले भी मंदिर में कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए मांस के टुकड़े डाल दिए थे। उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एक बार फिर सावन के महीने में शिव मंदिर में मांस के टुकड़े डाले जाने के बाद गांव वालों में आक्रोश। बताया जा रहा है कि गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सावन के महीने में एक बार फिर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। थाना हाफिजगंज के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही मंदिर में पहुंचकर मांस के टुकड़ों को हटवाया गया। वहीं ग्रामीणों को शांत करा दिया गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए। तीसरी खबर में बात आतंकी की। यूपी एसटीएफ का गिरफ्तार किया संदिग्ध गोंडा का रहने वाला सद्दाम अमेरिका के मैनहट्टन की तर्ज पर लोगों को ट्रेलर से रौंदकर मारने की तैयारी में था। वो खुद का आतंकी संगठन तैयार कर रहा था। इसके लिए उसने तिरंगे की तर्ज पर संगठन के झंडे की डिजाइन भी तैयार कर ली थी। हालांकि वो मंसूबे में कामयाब होता, इससे पहले एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए। एटीएस को सद्दाम ने बताया कि वो करीब 7 सालों से बेंगलुरु के ढाबस्पेट के एनटीसी कंपनी में ट्रेलर चलाने और पवन चक्की की पंखे लाने ले जाने का काम कर रहा है। वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आतंकी हमलों के वीडियोस देखता था। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की तंजीम की ऑनलाइन शपथ भी ले चुका था। वहीं आईएमओ ऐप के जरिए उसकी पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों से बात होती थी। उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने के लिए कहा था। इसके बाद से वो सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वो जिस गाड़ी को चलाता है उसी गाड़ी से भीड़ या मेले में लोग को कुचलने की तैयारी कर रहा था।
बाबरी मस्जिद विध्वंस, आतंकियों और आतंकी हमलों की पोस्ट शेयर करने के चलते जब सद्दाम की कई फेसबुक आईडी को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया तो उसने लड़कियों के नाम से दूसरे मोबाइल नंबर से अपनी आईडी बना ली। इन आईडी के जरिए वो हनी ट्रैप में फंसाने का भी काम कर रहा था। उसने एक आईडी सईदा मरियम तो दूसरी सईदा माहिरा के नाम से बनाई थी। सद्दाम की संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद एटीएस उसकी निगरानी कर रही थी। वही 3 मई को रात उसने अपने करीबी अब्दुल्ला को फोन किया था। करीब 20 मिनट हुई बातचीत के दौरान उसने अब्दुल्ला को बताया कि फेसबुक में बाबरी मस्जिद से जुड़ी पोस्ट डालने के चलते उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पोस्ट का जिक्र करते हुए ये भी कहता है कि सुना है संविधान भी चेंज करने वाले। सद्दाम के फोन की पड़ताल में पता चला है कि फेसबुक के मैसेंजर ऐप से उसकी उमर बिना फयाद से बातचीत हुई। उमर का नाम उर्दू में लिखा हुआ था। सद्दाम उससे बुरहान वानी के बारे में बात कर रहा था। उसने उमर के साथ हथियारों से लैस वाले 2 वीडियो भी शेयर किए। मुस्लिम कौम के साथ हुई चैट में उसने महिलाओं का शस्त्र सहित वीडियो शेयर किया। उसके फोन के इंस्टॉल वीडमेट ऐप में अल कायदा की महिला आतंकी आफिया सिद्दीकी का वीडियो भी मिला है। चौथी खबर में बात यूसीसी की। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी आपत्ति संबंधी दस्तावेज बोर्ड की साधारण सभा से अनुमोदन मिलने के बाद विधि आयोग को भेज दिया है। अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। महंत राजू दास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने की अपील की। जब सीएए लागू हो रहा था तब भी मुस्लिम समाज को ऐसे ही भड़काने का काम किया गया था। नतीजा ये हुआ कि सीएए के विरोध में यूपी में जमकर हिंसा हुई। क्या अब यूसीसी को लेकर भी एक बार फिर से सीएए जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही? सीएए पर मुसलमानों को बरगलाया गया, जिससे कई जगहों पर दंगे हुए। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड की कार्य समिति ने गत 27 जून को यूसीसी को लेकर तैयार किए गए प्रतिवेदन के मसूदे को मंजूरी दी थी, जिसे आज ऑनलाइन माध्यम से हुई बोर्ड की साधारण सभा में विचार के लिए पेश किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में इस प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया और उसके बाद इसे विधि आयोग को भेज दिया गया। गौरतलब है कि विधि आयोग ने यूसीसी पर अलग अलग पक्षकारों और हितधारकों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया है। हालांकि बोर्ड ने इसे 6 महीने तक बढ़ाने की गुजारिश की थी। इलियास ने बताया कि बैठक में बोर्ड के 251 में से लगभग 250 सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी सदस्यों से कहा गया कि वो व्यक्तिगत रूप से भी विधि आयोग में यूसीसी के खिलाफ अपनी बात रखें। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य लोगों से भी ऐसा करने को कहें। फिलहाल के लिए चकवी में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।